जय हिंद दर्शक मित्रों। आज हम ईवीएम और बैलेट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ स्पष्टताएं कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल एक शैक्षणिक चैनल है, कोई राजनीतिक चैनल है नहीं। यहाँ पर जो भी चर्चा होगी वो शिक्षा के हेतु से होगी, उस मुद्दे को समझने के उद्देश्य से होगी। जो भी शब्दों का प्रयोग होगा वो किसी अपप्रचार के लिए या किसी पे आरोप लगाने के लिए या कोई शंका उपस्थित करने के लिए नहीं, किंतु उस मुद्दे को समझने के लिए होगा। दोस्तों, मैं एक अभ्यासक होने के नाते ये आपको कह सकता हूँ कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो शायद दुनिया के सबसे अच्छे, पारदर्शक और सटीक चुनाव होते हैं। निर्वाचन आयोग जो प्लानिंग करता है वो बहुत ही अच्छी, परफेक्ट और पारदर्शक होती है, और सारे राजनीतिक दल या जितने भी नेता हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि वो उस सारे नियमों का पालन करते हैं। और भारत देश शायद दुनिया का सबसे अच्छा देश होगा जहां पर सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया पर कोई संदेह करने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। लेकिन आज हम चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए ईवीएम और बैलेट पेपर को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों प्रक्रियाएं क्या हैं, दोनों में क्या समस्याएं हो सकती है, या तो लोगों का दावा है कि ये समस्याएं हैं और उसके क्या सामने क्या दलीलें दी जाती है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन आपके इस सहायता से मिल सकेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बैलेट पेपर। बैलेट पेपर यानी मतदान करने का, जनतंत्र में मतदान की जो प्रक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पर जनतंत्र खड़ा है। बैलेट पेपर यानी चुनाव में जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे उन प्रत्याशियों के नामों की एक लिस्ट होती है, उसके पक्ष का नाम होता है, वो सामने उनका चुनाव चिन्ह होता है, और फिर जो मतदाता है जिस प्रत्याशी को वो चुनना चाहता है उसके सामने वो स्टैंप लगाकर उस मतपत्र को फोल्ड करके मतपेटी में डाल देता है। अब ये जो सारी प्रक्रिया गुप्त तरीके से होती है, उसे कोई देख नहीं सकता, और मतदाताओं को पूरी तरह ये अधिकार है कि वो अपना मतदान किसको किया गया ये बात को छुपा के रखें। तो ये बैलेट पेपर जो है वो इस तरह का एक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद उसकी गिनती की जाती है, 1 to 1 बैलेट पेपर गिना जाता है। दोस्तों, भारत देश में लगभग 1990 से पहले सारे चुनाव बैलेट पेपर से ही होते थे, और आज भी कई देशों में, ज़्यादातर देशों में, 4 देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे देशों में नेशनल चुनाव जो होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं। बैलेट पेपर का फ़ायदा ये है कि वो बहुत ही आसान है, हर आदमी उसको समझ सकता है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई शंका के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी उस पर कोई भी चर्चा होने का अवकाश नहीं रहता। लेकिन सामने उसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि भारी मात्रा में पेपर का यूज़ होता है। लगभग भारतीय निर्वाचन आयोग को ही हर चुनाव में, नेशनल चुनाव में 10,000 टन से ज़्यादा बैलेट पेपर छपवाने पड़ते थे, तो वो एक नुकसान था पर्यावरण का। दूसरा नुकसान था कि गिनती के लिए ज़्यादा समय लगता था। कई जगह तो बैलेट जो बॉक्स है उसकी चोरी हो जाती थी, जिसको बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है। कई बार बोगस वोट डाले जाते थे, मतलब कैप्चर कर कर एक ही पक्ष में डाले जाते थे। उसका इतना प्रभाव बढ़ गया था कि कई राज्यों में तो बाहुबली ही चुन कर आते थे, जिसके पास बाहुबल है वो ज़बरदस्ती बूथ कैप्चर करके चुन के आता था। यानी गुंडागर्दी, फ्रॉड इतना सब बढ़ गया था कि चुनाव आयोग को इसके लिए कोई उपाय ढूंढने की आवश्यकता निर्माण हुई, और फिर चुनाव आयोग ने उसका एक उपाय ढूंढा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम शॉर्टकट में ईवीएम कहते हैं। इसकी परिकल्पना टीएन शेषन साहब ने की, क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, और 1990 के दशक में ईवीएम की डिज़ाइन आईआईटी बॉम्बे ने बनाई। इससे पहले भी ईवीएम का उपयोग हुआ था। केरल के एक बाई इलेक्शन में इसका उपयोग करने का निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया, लेकिन उसके सामने कई कोर्ट में केस हुए, और फिर कोर्ट ने रूलिंग दी कि भाई जो जनप्रतिनिधित्व धारा है उसमें सिर्फ मतपत्र का उल्लेख है, इसलिए आप ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और चूंकि चुनाव आयोग जो है वो अपनी मर्जी से तो कोई काम करता नहीं, जो संविधान में लिखा है, जो कानून में लिखा है उसका पालन करना उसकी जिम्मेदारी है, तो वो फिर उसका उपयोग न कर सका। उसके बाद 1988 में जो भारत की संसद है उसने जनप्रतिनिधित्व धारा में संशोधन किया और ईवीएम को शामिल किया। उसके बाद ही जो चुनाव आयोग है वो ईवीएम का इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हुआ। पहली बार
1999 के गोवा के विधानसभा इलेक्शन में पूरी तरह से ईवीएम से इलेक्शन हुआ और उसके बाद कई राज्यों में भी इसका इस्तेमाल हुआ और फिर 2004 में पहला लोकसभा चुनाव था जो पूरी तरह से ईवीएम से हुआ और इस तरह ईवीएम भारत की चुनाव प्रक्रिया का आधार बन गया। दोस्तों ईवीएम जो है उसमें अब अभी जो लेटेस्ट है वो M3 वर्जन है, उससे पहले M1 M2 वर्जन थे। उनमें बैलेट एक कंट्रोल यूनिट होता था और एक बैलेट यूनिट होता है, यानी कंट्रोल यूनिट से बटन दबाओगे तो बैलेट यूनिट में आप वोट कर सकते हो। जो बैलेट यूनिट होता है वो एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जो प्रत्याशी उनके नाम लिखे होते हैं, सामने सिंबल्स छपे होते हैं और उसके बाजू में बटन होता है और जो मतदाता है उसको कोई भी एक बटन दबाना होता है। अगर वो दोबारा वही बटन दबाता है तो वोट कैंसिल हो जाता है, एक बार उसको दबाना होता है और बैलेट देने के बाद ही वो वोट दे सकता है। इस तरह की सारी ईवीएम में प्रक्रिया है। इसके पीछे का उद्देश्य ये था चुनाव आयोग का कि जो बैलेट पेपर में जो समस्याएं आ रही थी गिनती की, बूथ कैप्चरिंग की या बोगस वोटिंग की, उससे बचा जा सके। क्योंकि ईवीएम में एक प्रोग्राम होता है कि 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने वोट डाल सकते हो, तो 5 वोट डाल सकते हो, उससे ज़्यादा वोट नहीं डाल सकते, यानी वो बोगस वोटिंग होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी बात, ईवीएम को कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि बैलेट दबाएंगे तो ही वो जो वोट है वो डाला जा सकता है और गिनती का तो कोई प्रश्न ही नहीं, बहुत ही जल्दी से उसका जो टोटल है वो हो जाता है क्योंकि उसमें बटन दबाते ही आपको टोटल कितने वोट मिले वो पता चलता है। तीसरा, उसमें ईवीएम में एक क्लोज बटन होता है। क्लोज बटन का मतलब है कि अगर वो दबा दिया तो उससे पहले जितनी वोटिंग हुई है वो सेव होगी, लेकिन क्लोज बटन के बाद कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती। तो इस तरह से ईवीएम भारतीय चुनाव का एक आधार बना और आज सारे लगभग स्थानीय चुनावों को छोड़ दिया जाए तो सारे जो चुनाव है वो ईवीएम से होते हैं। ईवीएम मतपत्रों की अपेक्षा जो कॉस्टिंग के हिसाब से भी अच्छे थे क्योंकि इतने सारे पेपर्स की ज़रूरत नहीं थी, पर्यावरण के लिए भी अच्छे थे, चुनाव की प्रक्रिया भी आसान हो रही थी, सिक्योर हो रही थी, सुरक्षित हो रही थी, पारदर्शक हो रही थी। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसका इस्तेमाल सभी तरफ करना शुरू कर दिया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हर राजनीतिक दल ने ईवीएम का कभी ना कभी विरोध किया है और कभी ना कभी उसका समर्थन किया है, यानी इसमें सभी का मत जो है वो दोनों तरफ रहा है। हर पक्ष इससे चुनाव जीता है, हारा है। लगभग जब हारता है तो शंका उपस्थित करता है, जीतता है तो चुप बैठ जाता है, यही सारी कहानी है। कई जगह कोर्ट्स में ईवीएम के खिलाफ केस भी हुई, जिसमें से ज़्यादातर केस या तो निरस्त कर दी गई या बाकी की निर्वाचन आयोग के पक्ष में उसका रिजल्ट लगा है। कहने का मतलब आज तक ईवीएम कानूनी तौर पर भी सही साबित हुआ है और राजनीतिक तौर पर भी सही साबित हुआ है। फिर भी उसके बारे में कुछ आशंकाएं निर्माण की जाती हैं, जैसे कि किसी का कहना है कि जो चुनाव की जो मशीन है उसे कोई हैक कर सकता है। तो उसके सामने निर्वाचन आयोग की दलील है कि ये जो मशीन है ये किसी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है, या तो उसके अंदर ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है जो इंटरनेट को या वाईफाई को सपोर्ट कर सके, और टोटली इसको किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ तक कि पावर सप्लाई भी नहीं, ये बैटरी पर चलती है, इसे बाहर का पावर सप्लाई भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है पावर सप्लाई के वायर का नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए चुनाव आयोग ने उसके जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो बैटरी पर चलता है, उसे बाहर के किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर रियल टाइम क्लॉक है, यानी जो भी उसके अंदर प्रोसेस होती है उसकी लॉग उसके अंदर डेटा सेव होता है। दो जो यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो काम होता है, अन्यथा एक सेपरेटली कोई भी यूनिट किसी काम का नहीं रहता। अब जो उसमें वीवीपैट आया है, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक कोर्ट में केस की थी जिस पर उन्होंने शंका उपस्थित की थी कि भाई इसमें पारदर्शिता नहीं है, फिर सारे चर्चा विचारने के बाद वीवीपैट का ऑप्शन दिया गया जिसे सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वीकार किया और चुनाव आयोग ने वीवीपैट यानी कि पेपर ट्रेल उसके साथ अटैच किया। यानी अब मशीन में 3 हिस्से आते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और पेपर ट्रेल के लिए वीवीपैट मशीन। यानी कि जो वोट गिरता है वो मतदाता देख सकता है कि वो पर्ची छपती है, वो दिखती है उसको कि भाई किस पक्ष को इसने वोट दिया है। इस तरह से उसमें थोड़े सुधार किए गए। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि जो वीवीपैट की जो मशीन है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो ब्लैक कलर का कांच नहीं होना चाहिए। ऐसे सुधारना के लिए वो कह रहे हैं और शायद निर्वाचन आयोग भी जो प्रतिबद्ध है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और शंकाओं को दूर करने के लिए, वो भविष्य में इस बारे में भी विचार कर सकता है। कुल मिला के ईवीएम पर अब तक जितनी भी दलीलें आई है
वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम ये कह सकें कि ईवीएम में कोई खराबी है। कुछ का कहना है कि हो सकता है कि पहले ही प्रोग्रामिंग कर दी जाए, तो उसके सामने जवाब ये है कि निर्वाचन में कि हर मशीन पर एक सीरियल नंबर छपा हुआ होता है कि बैलेट यूनिट हो या कंट्रोल यूनिट हो, किस सीरियल नंबर का है, और किसी को ये पता नहीं होता कि कौन सा यूनिट कहाँ पर किस कंस्टिट्यूंसी में जाएगा। यहाँ तक कि 2 लेयर की प्रोसेस होती है। जब चुनाव होता है तो यूनिट बांटने के लिए पहले कलेक्टर लेवल पर या तो चुनाव अधिकारी के लेवल पर एक रेंडमाइजेशन होता है, उसके बाद नीचे के लेवल पर भी एक रेंडमाइजेशन, कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन होता है, और फिर यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यानी किसी को ये पता नहीं होता है कि यूनिट कहाँ जाए। दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो ये सही नहीं है, इसलिए कुछ जानकारी जो है वो हम अपने अगले वीडियो में देंगे। इसके पार्ट 2 का आप इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।